प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम हिंदी कहानियों की सीरीज शुरू कर रहे हैं और उसमें आज की पहली स्टोरी है हमारे भारतवर्ष के सबसे महान सम्राट सम्राट अशोक की, जिन्होंने अपने दृढ़ निश्चय और अच्छी शासन व्यवस्था से पूरे भारतवर्ष को एकजुट रखा। साथ ही उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में शांति का संदेश जन जन तक पहुंचाया, जिसके लिए उन्हें आज तक याद किया जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इस किताब के लेखक हैं रतन लाल गौरा। बच्चों, इस सिक्के को ध्यान से देखो, इस पर 3 सिंहों का चित्र है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, 1 2 3, लेकिन ये 3 सिंह नहीं, 4 हैं। एक पीछे साइड में, एक सिंह पीछे की तरफ है जो दिखता नहीं है। जानते हो यह किसका चिन्ह है? यह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। सम्राट अशोक ने बुद्ध के उपदेशों वाला एक स्तंभ बनवाया था, उसे अशोक स्तंभ कहते हैं। इसे देखकर हमें अशोक की स्मृति ताज़ा हो जाती है। यहाँ पर देखिए, ये सम्राट अशोक हैं जो कि शैशवावस्था में है, उनकी माता जी हैं और उनके पिताजी हैं। प्राचीन भारत में मौर्य वंशी शासकों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। जैसे कि हम जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की साम्राज्य की नींव डाली थी, तो उनका बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। इस वंश में कई यशस्वी सम्राट हुए हैं जिन्होंने अपनी वीरता और उत्कृष्ट शासन व्यवस्था से इतिहास में अपना नाम अमर किया है। ऐसे ही महान सम्राटों में एक हैं सम्राट अशोक, जिन्हें अशोक महान के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय अशोक चिन्ह इसी सम्राट द्वारा बनाई शिल्प आकृति है, जिसमें 3 शेरों की आकृति है, जैसा कि हमने अभी इस सिक्के में देखे थे। अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। इनके पिता का नाम बिंदुसार तथा माता का नाम नगरी था। बचपन से ही अशोक बहुत चंचल और शरारती थे। कई बार तो उनकी माता उनकी शरारतों व शिकायतों से बहुत दुखी हो जाती थी। पिता बिंदुसार समझाते, अशोक अभी बालक है, ये दिन उसके खेलने व शरारत करने के ही हैं, समय के साथ उसमें बदलाव आ जाएगा। तो बचपन में बहुत शरारती थे सम्राट अशोक। अब यहाँ पर देखिए, ये शरारत कर रहे हैं और उनकी माता जी देखो कितनी गंभीर अवस्था में है, और सम्राट जो बिंदुसार हैं उनकी माता जी को समझा रहे हैं कि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो समय में उसमें समझदारी आ जाएगी। देखिए, ये है सम्राट अशोक। और हुआ भी यही। ज्यों-ज्यों अशोक बड़े हुए, उनमें एक जिम्मेदार और प्रतिभाशाली युवा के गुण उभरने लगे। कल का नटखट बालक अब अस्त्र शस्त्र चलाने में पारंगत श्रेष्ठ घुड़सवार और साहसी वीर युवराज था। युवराज अशोक को देख आमजन बहुत प्रसन्न होते और उनमें भावी सम्राट तलाशने लगे। अशोक के माता पिता भी उसके गुणों से बहुत प्रभावित थे, किंतु वे यह भी जानते थे कि उनका बड़ा पुत्र सुसीम उनका उत्तराधिकारी है। युवा अशोक की प्रतिभा को देखते हुए सम्राट बिंदुसार ने उसे अवंती राज्य का शासक नियुक्त करते हुए कहा, पुत्र, यह तुम्हारी परीक्षा है। राज्य का शासन एक गंभीर चुनौती है जिसे तुम्हें जिम्मेदारी से निभाना है। अब देखिए, अशोक ने कहा, पिताश्री, मैं आपके विश्वास को कभी खंडित नहीं होने दूंगा। मेरा पूरा प्रयास श्रेष्ठ शासन देने में रहेगा। तो इस प्रकार वे श्रेष्ठ शासन देने की बात अपने पिता से कहते हैं और अवंती राज्य को संभालने के लिए चले जाते हैं। अशोक उज्जैन आ गए और पूरी निष्ठा से और बुद्धिमत्ता से शासन किया, जिससे उसकी प्रतिष्ठा जन जन में फैल गई। इसी दौरान उसका विवाह विदिशा नगर के व्यापारी की सुंदर व सुशील कन्या साक्य कुमारी से हुआ। देखिए, सम्राट अशोक का यहाँ पर विवाह हो रहा है। एक बार सम्राट बिंदुसार को सूचना मिली कि तक्षशिला में मगध शासन के विरुद्ध विद्रोह हो रहा है, अर्थात बिंदुसार के जो शासन है उसके विरुद्ध विद्रोह हो रहा है। तो अब क्या होता है, देखिए, अपने बड़े पुत्र यानी अशोक के बड़े भाई सुसीम को विद्रोहियों को शांत करने की जिम्मेदारी दी गई। सुसीम सेना लेकर पहुंचा, किंतु उसे आंशिक सफलता ही मिली। कुछ समय बाद विद्रोही पुनः सक्रिय हो गए। इस बार बिंदुसार ने अशोक को बुलाया। अशोक छोटी सी सैन्य टुकड़ी के साथ तक्षशिला पहुंचा। उसने बुद्धिमत्ता से काम लिया। वे यह जानना चाहते थे कि विद्रोह के पीछे का कारण क्या है और वे कौन से तत्व हैं जो अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। अशोक यह जानकर हैरान रह गए कि वहां की प्रजा का विश्वास उनके प्रति कायम है और विद्रोह कुछ मंत्रियों का षड्यंत्र मात्र है। सैनिकों की निष्ठा सम्राट के प्रति ही है। अशोक ने दोषी मंत्रियों को दंडित कर विद्रोह को पूर्णतः समाप्त कर राज्य में शांति स्थापित की। अब उनके जो बड़े भाई थे ना, उनसे तो कुछ हुआ नहीं, आंशिक सफलता ही मिली। उसके बाद में सम्राट जो बिंदुसार थे उस समय, उन्होंने अशोक को भेजा और अशोक ने बुद्धिमत्ता से सारे विद्रोह को शांत कर दिया। उन्होंने देखा कि वहाँ की जनता, वहाँ के सैनिक की निष्ठा जो है सम्राट के साथ में है, लेकिन कुछ मंत्री जो थे ना, वे धीरे धीरे क्या कर रहे थे, मगध साम्राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे। इसलिए सम्राट अशोक ने उस विद्रोह को दबा दिया और शांति स्थापित की। चलिए आगे बढ़ते। वृद्धावस्था देख बिंदुसार ने अपने मंत्री राधागुप्त से भावी सम्राट के बारे में विचार विमर्श किया। मंत्री ने कहा, आपके बड़े पुत्र सुसीम ही आपके उत्तराधिकारी हैं, किंतु अंतिम निर्णय आपको करना है। बिंदुसार ने कहा, प्रश्न केवल उत्तराधिकारी का ही नहीं, सक्षम व योग्य उत्तराधिकारी के चयन का है, और उसके लिए सुसीम की तुलना में अशोक इस कसौटी पर श्रेष्ठ है। बिंदुसार अस्वस्थ थे, उनका अंतिम समय नजदीक था। उन्होंने अशोक को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बिंदुसार ने कहा, पुत्र अशोक, यह साम्राज्य अब तुम्हें संभालना है। प्रजा को श्रेष्ठ शासन व्यवस्था देना ही तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। यही राजा का प्रमुख कर्तव्य होता है। यही सच्ची राष्ट्र सेवा है, अपने राज्य को और अधिक समृद्ध और खुशहाल बनाना। यहाँ पर देखिए, मंत्री राधागुप्त के साथ में बिंदुसार चर्चा कर रहे थे।
किसको उत्तराधिकारी बनाया जाए, क्योंकि अब ये तो अस्वस्थ हैं और कभी भी इनका इंतकाल हो सकता है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक का राज तिलक हो गया। इधर पिता के फैसले से सुसीम क्रोधित हो गया। वह सेना लेकर अशोक से युद्ध करने पाटलिपुत्र की ओर बढ़ने लगा, किंतु पाटलिपुत्र में प्रवेश के पहले ही मारा गया। अब जो सबसे बड़ा पुत्र था ना सुसीम, वह काफ़ी नाराज हुआ कि भाई अशोक को कैसे उत्तराधिकारी बना दिया गया, जबकि सबसे बड़ा पुत्र तो वह था। लेकिन बात यह नहीं थी कि वह बड़ा था, यहाँ पर बात थी जिम्मेदारी को कौन अच्छे से समझ सकता है और कौन इतने बड़े साम्राज्य को अच्छी तरह से संभाल सकता है। इसलिए सम्राट अशोक को यह जिम्मेदारी दी गई थी। देखिए, युद्ध के लिए सुसीम ने अपने भाई पर ही आक्रमण कर दिया। अशोक 272 ईसा पूर्व में मगध का सम्राट बना। अशोक कुशल शासक के रूप में विख्यात हो गए। उनके शासन में ज्ञानी व विद्वानों का सम्मान एवं अपराधियों को कठोर दंड का प्रावधान था। उसने अपने शौर्य से साम्राज्य का विस्तार किया। पड़ोसी राज्य अशोक की शक्ति से खौफ खाते थे। अशोक ने करीब 8 वर्ष तक शासन किया। एक बार सम्राट अशोक को मंत्री ने खबर दी, महाराज पड़ोसी राज्य कलिंग आक्रमण की तैयारी कर रहा है। अशोक सुनकर क्रोधित हो गया। मगध जैसे साम्राज्य के प्रति कलिंग का यह दुस्साहस अशोक को असहनीय हो गया। उसने सोचा कि हमारा मगध जो साम्राज्य है इतना बड़ा है और इसके विरुद्ध एक छोटा सा राज्य देखो अपना सर उठा रहा है। तो इन्होंने क्रोध में आकर के कलिंग पर चढ़ाई कर दी। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि अशोक इतना भीषण युद्ध करते थे कि दुश्मनों का दिल दहल जाता था। बहुत भयानक युद्ध नीति के द्वारा और इतना मार काट मचा देते थे कि दुश्मन देश कोई खड़ा ही नहीं हो सकता था। देखो यहाँ पर कलिंग में क्या होता है। महत्वाकांक्षी सम्राट ने भारी सेना के साथ कलिंग पर आक्रमण कर दिया। स्वयं अशोक ने सेना का नेतृत्व किया। कलिंग छोटा राज्य था, किंतु स्वाभिमानी राज्य के सैनिकों ने डटकर मुकाबला किया। दोनों ओर से मारकाट मच गई। सैनिक एक दूसरे के खून के प्यासे हो युद्ध करते रहे। स्वयं अशोक भी शौर्य के साथ कलिंग के सैनिकों पर प्रहार कर रहे थे। कलिंग की सेना बहुत छोटी व अशोक की विराट सेना थी। पलड़ा स्पष्ट रूप से मौर्य सेना का भारी था। सम्राट अशोक विजयी होकर युद्ध मैदान में खड़े हो अट्टहास करने लगा, अर्थात जैसे युद्ध जीत गया ना, उसके बाद में खूब जोर जोर से वे खुशी मनाने लगे, हंसने लगे। चारों तरफ सैनिकों के साव थे। युद्ध भूमि का यह विभत्स दृश्य देख अशोक विचार मग्न हो गए। अब उनको कुछ देर बाद रियलाइज हुआ कि यार मैंने क्या कर दिया। विजय की खुशी उदासी में बदल गई। वह सोचने लगा, यह रक्तपात किस लिए। यहाँ सैनिकों के परिवार अपने प्रिय की मृत्यु पर विलाप कर रहे थे, क्योंकि युद्ध में किसी का पति तो किसी का पुत्र तो किसी का भाई मारा गया था। यह दारुण दृश्य देख अशोक दुखी हो गए। उनके हाथों से तलवार गिर गई। देखिए, जब उनको पश्चाताप हुआ ना, तो देखिए पूरी हालत इतनी गंभीर हो गई सम्राट अशोक की कि उनका बिल्कुल एकदम से हृदय परिवर्तन हो गया। इतना करुणा भय दृश्यों को देख करके उनको लगा कि ये युद्ध करना क्या वाजिब था, क्या बिना युद्ध किए कूटनीति से इसे हल नहीं किया जा सकता था। देखते हैं आगे। उसे पश्चाताप हो रहा था कि इतने लोगों की मृत्यु का जिम्मेदार मैं हूँ। यह तो पाप है, भगवान मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। उन्होंने उसी क्षण तय कर लिया कि अब वो कोई युद्ध नहीं करेंगे। निर्दोषों को मारकर राज्य प्राप्त करना, अपने राज्य का विस्तार करना न्याय संगत नहीं है। अशोक का हृदय पूरी तरह बदल गया। अब वह पश्चाताप की आग में जलने लगा। देखिए, पश्चाताप की आग में जलने लगे तो यहाँ पर देखिए कितने गंभीर अवस्था में है सम्राट अशोक। उसके मंत्रियों व परिवारजन ने समझाया, युद्ध तो राजा का धर्म है। उन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया जिसके लिए वो इतना दुखी हो रहे हैं, किंतु अशोक के मन को शांति नहीं मिली। वे स्वयं को अपराध बोध से मुक्त नहीं कर पा रहे थे। उनको ऐसा फील हो रहा था कि मेरी वजह से काफ़ी रक्तपात मचा है, ना जाने कितने लोगों का परिवार उजड़ गया। यह सोचकर वे बार बार पश्चाताप करते ही जा रहे थे। अधीर एवं अशांत सम्राट के जीवन में तभी भगवान बुद्ध के ज्ञान की किरणें आशा का संचार करने लगी। बुद्ध के शिष्य उपगुप्त सम्राट से मिले। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं पर चलने का मार्ग दिखाया। अहिंसा में ही कल्याण है। मन की शांति क्रोध में नहीं, दया व प्रेम में है। अपने को अपराध बोध से मुक्त करना है तो मन में करुणा भर लो और बुद्ध के ज्ञान की शरण में आ जाओ। प्राचीन भारत में मौर्य वंशी शासकों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। अशोक का जीवन पूरी तरह परिवर्तित हो गया। उन्होंने घोषणा करवा दी कि अब कोई हिंसा ना करें। उन्होंने कहा कि हम अब तक भूमि को जीतने के लिए युद्ध करते थे, अब लोगों के हृदय में जगह बनाने के लिए प्रेम की राह पर चलें। जीव हिंसा पाप है, नैतिकता हमारे लिए धर्म है। सबका सम्मान, सबका आदर करें, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, किसी के धर्म का अनादर ना करें। इस प्रकार से वे दयावान होने लगे। अब अशोक पूरी तरह बुद्ध के संदेश के प्रसार के लिए समर्पित हो गए। उन्होंने पूरे भारत में अहिंसा व बुद्धत्व का प्रचार किया। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं के शिलालेख लगवाए ताकि बुद्ध का ज्ञान व शिक्षाएं वर्षों तक स्थायी रूप से प्रचारित हो सके। उनके बनाए शिलालेख महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में मिले हैं। शिक्षा के प्रसार व विकास के लिए मगध व नालंदा में विश्वविद्यालय स्थापित किए। उनके बनाए स्तंभ भी बहुत आकर्षण का केंद्र रहे हैं। इन्हीं में एक सारनाथ स्तंभ पर स्थित चिन्ह भारत का राजकीय चिन्ह है। अशोक ने शिक्षा के साथ राज्य के विकास पर भी पूरा ध्यान दिया। नई नहरें, धर्मशालाएं, नए मार्ग बनवाए, जिनके किनारों पर दोनों तरफ छायादार वृक्ष लगाए।
अशोक के शासन में ही प्रथम बार पशुओं की चिकित्सा प्रारंभ हुई। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इससे पहले क्या होता था, पशुओं पर कोई इतना लोग ध्यान नहीं देते थे, लेकिन इनके राज्य में ही क्या हो रहा है, पशुओं की चिकित्सा प्रारंभ होती है। दयावान अशोक कैदियों को भी वर्ष में एक बार परिजनों से मिलने की स्वीकृति दी, नहीं तो इससे पहले यदि कोई कैद में चले गए तो उसको उसके परिवार से मिलने नहीं दिया जाता था। अपनी पुत्री संघमित्रा के साथ दूर दूर तक यात्रा कर बुद्ध के संदेश को पहुंचाया। उसके पुत्रों ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर उसके प्रचार में लग गए। वृद्धावस्था में अशोक अब पूरी तरह शासकीय कार्यों से मुक्ति चाहते थे। उन्होंने एक तरह से बौद्ध भिक्षु का जीवन अपना लिया। उनका अंतिम समय तक्षशिला में गुजरा। विशाल साम्राज्य का सम्राट अब पूरी तरह सन्यासी जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार था। 232 ईसा पूर्व में, यहाँ पे ये आयु गलत लिखी है, 232 ईसा पूर्व में अशोक ने अंतिम सांस ली। भारत भूमि का सच्चा सपूत अशोक महान, जिसने पूरे विश्व में बुद्ध के संदेश को पहुंचाया, पूरे विश्व को अहिंसा का मार्ग बताया और भारत भूमि का नाम ऊंचा किया। अशोक इस धरती से चला गया, किंतु उनका संपूर्ण जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरक एवं गर्वित होने का उत्कृष्ट उदाहरण बन गया। हम सब भारतीयों को अशोक महान पर गर्व है। इस प्रकार सम्राट अशोक का ये संक्षिप्त जीवन परिचय था। किस प्रकार उन्होंने शांति को अपनाया और इस मार्ग में लोगों को लाने का प्रयत्न किया और अपने राज्य के लिए बहुत सारे अनेक कार्य किए, जो कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक इंस्पिरेशन है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे इन्होंने कितने वर्ष तक शासन किया, इस पर थोड़ा आप रिसर्च करें कि ये जानकारी सही है या नहीं, तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। तो ठीक है बच्चों, आज की यह स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। आगे हम किसी और नई स्टोरी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन, बाय।